स्टडी पॉइंट और आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 6.1 जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं और बीपीटी भी बोल देते हैं। इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम सीखेंगे कि अगर एक ट्राइंगल में, इस थ्योरम में कहा गया है कि एक ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जैसे कि ये मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक ट्राइंगल बनाया हुआ है और डीई एक लाइन, एक रेखा खींची गई है जो कि बीसी के पैरेलल यानी बीसी के समांतर है। तो अगर ये पैरेलल है यानी समांतर है तो प्रूफ करो कि इनकी साइड का रेशो, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो थ्योरम में जब इतनी चीज हमें प्रूफ करनी है तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसा कि हर थ्योरम में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं हर किसी न किसी थ्योरम में होती ही है, तो यहाँ भी हम करेंगे। यहाँ पर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला होता है। तो पहले हम यहाँ पर ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ई से एडी पर और डी से एई पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कंस्ट्रक्शन में यानी रचना में। क्या किया, ई से एडी पर एक परपेंडिकुलर यानी शीर्षलंब खींचा और डी से एई पर एक परपेंडिकुलर यानी डीएम खींचा, ठीक है। परपेंडिकुलर इसलिए खींचा क्योंकि किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ही हमें उसकी हाइट बताता है, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ और भी हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे। एक हम डी को सी से ज्वाइन करेंगे, दूसरा बी से ई को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ये क्यों किया है हमने ऐसा, अब आगे आपको पता चलेगा जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है यानी रचना में क्या लिखना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ई टू एडी, ई से एडी पर एक शीर्षलंब परपेंडिकुलर और एंड डी टू एई, डी से एई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और इसके साथ साथ हमने क्या किया है, एंड जॉइन डी टू सी एंड बी टू ई। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन में करा है उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया है, लिखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम ट्राइंगल्स के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन कौन से ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर तो बहुत सारे ट्राइंगल बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जिस ट्राइंगल्स के लिए मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं उन्हीं ट्राइंगल्स का एरिया लगाया जाएगा। और दूसरी चीज ये पहचानने का कि कौन से ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला लगाया जाएगा वो यहाँ पर ही है प्रूफ में। प्रूफ में देखो क्या क्या आ रहा है, एडी बीडी, एडी आ रहा है और बीडी आ रहा है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, आपको ट्राइंगल एडीई लेना है, बीडीई लेना है और एई और ईसी। अब एई और ईसी देखो, एई ये रहा और ईसी ये रहा। इससे भी ये पता चल रहा है कि आपको ट्राइंगल एडीई फिर से लेना है और फिर ट्राइंगल डीईसी लेना है। यानी ट्राइंगल एडीई जो ऊपर वाला छोटा सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एडीई, उसको हम 2 बार यानी उसके जो एरिया का फॉर्मूला होगा हम 2 बार राइट करेंगे। एक बार इसका परपेंडिकुलर ईएन होगा और दूसरी बार डीएम। परपेंडिकुलर मींस हाइट, ऊंचाई, और दूसरा ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल ये होंगे बीडीई और डीईसी, ठीक है। आइए चलिए इनके एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट। तो एरिया एडीई का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल एडीई में बेस क्या है, देखो बेस वही होता है जिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर दो है, ईएन है और डीएन है। तो अब इनमें से कौन सा ले, दोनों है तो दोनों में से आप अपनी मर्जी से कोई सा भी चूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना जिस परपेंडिकुलर का आप चूज कर रहे हो उसी का बेस भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे मैंने ईएन को परपेंडिकुलर सिलेक्ट किया पहले तो एडी इसका बेस होगा, और अगर मैंने डीएम को परपेंडिकुलर सिलेक्ट किया तो एई इसका बेस हो जाएगा, यानी डीएम हाइट और परपेंडिकुलर बेस ए ही हो जाएगा इसका, ठीक है।
तो मैं लेट से मैंने EN परपेंडिकुलर ले लिया और AD क्या हो जाएगा इसका बेस। जब EN परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये हाइट बताता है। अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सीधा कर लो या अपनी गर्दन घुमा लो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। E आपका ऊपर आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा और A यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से EN परपेंडिकुलर, तो ये हाइट ही तो बताता है ट्रायंगल की कि ट्रायंगल कितना ऊंचा है, और ये इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, और सेम चीज अब उस तरीके से घुमाएंगे। तो पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं हाफ बेस। बेस क्या है हमारा AD, तो AD ये रहा इनटू हाइट क्या है हमारा EN। ये हो गया ट्रायंगल ADE के एरिया का फॉर्मूला। अब इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ट्रायंगल BDE में जाएंगे और इसका भी एरिया का फॉर्मूला राइट करेंगे। तो एरिया BDE हाफ बेस इनटू हाइट होता है, पर दिक्कत ये आ रही है कि कुछ कभी कभी बेस और ट्रायंगल के अंदर बेस और हाइट पता करना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि इस ट्रायंगल में ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर B है, यहाँ D है और यहाँ E है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आएगी कि इस ट्रायंगल में बेस कहाँ है और हाइट क्या है। कुछ बच्चे कहेंगे D इसका बेस है, नहीं D इसका बेस नहीं है। बेस वही होता है जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जहाँ पर हाइट होती है। अब यहाँ पर तो हमने कोई परपेंडिकुलर भी ड्रॉ नहीं किया तो हाइट कैसे पता किया जाए। तो होशियार बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो हमने EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो किस पर ड्रॉ किया था, AD पर, और यही AD लाइन आगे भी तो आ रही है। यानी ये जो AD लाइन है ये BD का ही तो एक हिस्सा है। जैसे अगर मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर खींचूं A, B और B, ये 3 पॉइंट्स मैंने नाम दिया और मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो क्या मैं बस यही कहूँगा कि ये जो परपेंडिकुलर है वो बस AD के लिए, BD के लिए नहीं है। BD के साथ ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किसी दूसरी लाइन पर, तो पूरी लाइन पर हर पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी मतलब वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर ही ट्रायंगल की हाइट बताता है। इस बात को ध्यान रखने में बार बार बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ इसको, अभी तो ये 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री है तो यानी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, यानी इससे ये पता चल रहा है जो मेरा ट्रायंगल BDE है ना उसके लिए वही परपेंडिकुलर है जो इस वाले के लिए था। यानी EN जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD पर, वो आगे आके BD के लिए भी परपेंडिकुलर ही होगा। यानी ट्रायंगल BDE की हाइट क्या होगी, EN, लेकिन इसका बेस BD होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बेस BD और हाइट EN, बात है समझ में। ये इक्वेशन 2। ये फिर से बता देता हूँ मैं, जब ट्रायंगल BDE लेंगे तो इसका हमें परपेंडिकुलर सर्च करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें पता चला कि जब लाइन आगे तक जाएगी और जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है तो लाइन के आगे वाले हिस्से पर भी वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो ये EN AD पर परपेंडिकुलर है और AD लाइन आगे तक यहाँ BD तक आई हुई है। तो अगर EN AD पर परपेंडिकुलर है, शीर्षलंब है, तो BD पर भी होगा। ठीक है, सेम इस तरीके से। तो इसलिए EN इसकी हाइट हो जाएगी और BD इसका बेस हो जाएगा, क्योंकि हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो बेस BD होगा ना कि AD। बात आई समझ में। अब आते हैं तीसरे ट्रायंगल पर। तीसरे ट्रायंगल से मतलब दोबारा से हम ADE पर ही आएंगे, क्योंकि हमने इसमें 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे और हमें दोनों का ही यूज करना है। तो EN का तो हमने यूज कर लिया, अब DM का बाकी है। तो DM परपेंडिकुलर यानी हाइट है, तो AE क्या हो जाएगा, बेस। तो एरिया ADE अगेन एरिया ADE करेंगे तो हाफ बेस क्या है AE और हाइट यानी DM। ये हो गया इक्वेशन 3। सिमिलरली हम ट्रायंगल DEC का जब एरिया निकालेंगे तो EC इसका बेस हो जाएगा और DM इसका परपेंडिकुलर। जैसा कि मैंने यहाँ समझाया, DM लाइन AE पर परपेंडिकुलर है तो वो EC पर भी परपेंडिकुलर यानी शीर्षलंब होगी। ठीक है, तो EC बेस हो गया और DM परपेंडिकुलर, और एरिया DEC इज इक्वल्स टू हाफ बेस। बेस हमारा EC है और हाइट DM है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जो ये 4 इक्वेशंस हैं इनको हमें डिवाइड कर देना है।
सॉरी इसके लिए कि स्पेस यहाँ पर कम है इसलिए मैंने 4 इक्वेशंस को यहाँ साइड में लिख दिया है और जो हमें प्रूफ करना है इसको भी मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, 4 इक्वेशन तो हमें बना लिया, अब इन 4 इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, क्या करें, अब उसके लिए हमें प्रूफ वाला देखना होगा कि प्रूफ में क्या करना है, उस पर जाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे कि हमें इन 4 इक्वेशंस का क्या करना है। प्रूफ में देखो AD अपॉन BD है, यानी AD के डिवाइड में कौन है BD और AE के डिवाइड में कौन है AC। और देखो इक्वेशंस में AD ये रहा, BD ये रहा, AE ये रहा और EC ये रहा, यानी मुझे क्या करना है, AD के डिवाइड में BD लाना है और AE के डिवाइड में EC लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, जो 4 इक्वेशंस है इनको डिवाइड करूंगा, लेकिन किस इक्वेशन को किसके साथ डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, मतलब ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर से मुझे यही जाना है, AD का अपॉन में BD आना चाहिए, तो AD ये रहा फर्स्ट में और BD ये रहा सेकंड में, यानी फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूंगा और उसी तरीके से थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा AE अपॉन EC आ जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से फटाफट कर देते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ। डिवाइड करना है जल्दी फटाफट। तो फर्स्ट तो क्या है, एरिया ADE लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक चीज ध्यान रखना, डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड होगा और राइट वाला राइट से डिवाइड होगा, यानी इसके अपॉन में ये आएगा और इसके अपॉन में ये आएगा बीच में बराबर, और इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये आएगा। ऐसा नहीं कि इसके अपॉन में ये लिख दिया आपने, ऐसा नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ADE अपॉन आएगा एरिया BDE इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, हाफ AE इंटू AD इंटू EN और BD का हाफ BD इंटू EN। अब देखो हाफ से आप कैंसिल, ये से कैंसिल, बचेगा आपका AD अपॉन BD। ठीक है, इसे मान लो आप इक्वेशन 5। ठीक है, AD अपॉन BD आ गया, यानी आपका ये वाला आ गया। अभी आपको ये वाला भी और लाना है और फिर दोनों को बराबर भी प्रूफ करना है। तो पहले इसे लाते हैं हम जल्दी से। ठीक है, इसी तरह से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेम में आ जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल्स टू हाफ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता है। देखो जब डिवाइड में रखोगे, इनको आपस में डिवाइड में रखेंगे तो क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल और DM से DM कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AE अपॉन EC बचेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर AE अपॉन EC लिख देता हूँ। तो AE अपॉन EC, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखो जो आपको प्रूफ करना है वो आ तो रहे लेकिन वो बराबर नहीं आ रहे। ये भी आ गया है, ये भी आ गया, लेकिन अभी हमें इनको आपस में बराबर भी इक्वल भी तो करना है, तो अभी तो हमारा पूरा प्रूफ आएगा। तो इक्वलाइज कैसे करें मैं इनको, अब उसके लिए आपको 9th में ले चलता हूँ। 9th में आपने पढ़ा होगा कि 9th में बताया जाता है कि अगर दो ट्राइंगल सेम पैरेलल्स और सेम बेस पर सिचुएटेड है, दो त्रिभुज अगर एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर स्थित होते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वही चीज हमें देखनी है। तो यहाँ पर देखो 5th में AD है ऊपर और नीचे BD है, 6th में भी ADE है ऊपर, नीचे DEC है। ऊपर वाला सेम है यानी न्यूमरेटर सेम है, फर्क डिनोमिनेटर में, यहाँ BDE और यहाँ DEC। तो अगर इस BDE की जगह में DEC लिख दूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, सेम हो जाएंगे, यानी इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 बराबर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन सारी बात ये आती है कि इसकी जगह में ये कैसे लिखूं। इसकी जगह ये तभी लिखा जाएगा जब ये इसके बराबर होगा। भाई अगर दो चीजें बराबर होती है तो मैं दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने काम के लिए, बराबर होंगे तो। एक दिन को छुट्टी पर है तो दूसरा है तो उसका इस्तेमाल कर लिया, दूसरे दिन पहला वाला छुट्टी पर है तो दूसरा है तो उसका मैंने इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों सेम काम कर सकते हैं, सेम स्पीड, सेम एफिशिएंट है और सेम टाइम पर कर सकते हैं। तो सेम चीज है। अगर BDE के बराबर DEC आ जाता है तो मैं यहाँ BDE की जगह DEC लिख सकता हूँ, जिससे क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो होता है कैसे होता है, देखते हैं। एरिया BDE ट्राइंगल और ट्राइंगल DEC सेम बेस और सेम पैरेलल पे है या नहीं। देखो स्टार्टिंग में, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि जो DE है वो पैरेलल है BC के,
अब पैरेलल तो आ गया, आसानी से मिल गया। देखो ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC दोनों ही इन दोनों पैरेलल के बीच में, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, मौजूद है। लेकिन सिर्फ सेम पैरेलल्स नहीं होने चाहिए, बेस भी सेम होना चाहिए। तो आ लो ट्रायंगल दोनों बेस भी देख लेते हैं। तो ट्रायंगल BDE को देखो DE और DEC को भी देखो DE, नाम में ही आ रहा है DE, तो यानी दोनों में DE कॉमन है। कॉमन से मतलब ये है कि दोनों ही ट्रायंगल का बेस DE है, यानी ट्रायंगल BDE का बेस और ट्रायंगल DEC का बेस DE है। अब कुछ बच्चे यहाँ सवाल उठाएंगे कि अभी तो इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस BD था और इसके लिए EC था, तो ये तो बात गलत हो गई ना, तो एक ही तो बेस होगा, दोनों थोड़े जाएंगे। बेशक ये दोनों ट्रायंगल के आपस में बेस थे, लेकिन कब? जब ये परपेंडिकुलर था। अब हमें ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी देखना है, यानी ट्रायंगल्स का एरिया बराबर देखना है। वहां पर एरिया निकालना था तो हमें हाइट और बेस देखना था। अब यहाँ पर दोनों का एरिया बराबर लाना है, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो एरिया में इक्वल होते हैं। और अगर दो ट्रायंगल, ये भी रूल था 9th में कि दो ट्रायंगल सेम पैरेलल्स और सेम बेस पर है तो उनका भी एरिया इक्वल होगा। तो वही है यहाँ पर, ये जो बेस है मतलब ये कॉमन साइड है ना, तो उसको हम बेस मानकर चल रहे हैं। तो DE बेस हो गया, तो ट्रायंगल BDE और DEC दोनों DE पर है और दोनों सेम पैरेलल DE और BC के बीच में आ रहे हैं, तो दोनों का एरिया जाहिर सी बात है इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस एरिया BDE इज इक्वल्स टू एरिया DEC, रीजन triangles between same parallels and same base are equal in area। ठीक है, यानी हिंदी में जो बच्चे हिंदी मीडियम के, वो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लें, वीडियो को बार बार पॉज करके रिपीट करके। जब त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। फिर से बोल देता हूँ, एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो सेम पैरेलल एंड सेम बेस, तो एरिया इक्वल हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब BDE की DEC बराबर आ गए तो यहाँ मैं BDE की जगह DEC लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ मैं लिख दूंगा पुट इन फिफ्थ इक्वेशन है नहीं, तो फिफ्थ में BDE की जगह आप DEC रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ADE अपॉन BDE की जगह DEC, तो एरिया DEC इज इक्वल्स टू में AD अपॉन BD। भाई फिफ्थ में रखा है और फिफ्थ में ये इसके बराबर है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे AD अपॉन BD। अब इस इक्वेशन को मान लो 7, इक्वेशन 7। घबराइए मत, ये थोड़ा ही ऐसी है, थोड़ी लंबी है, पर घबराने वाली बातें सिंपल है। ठीक है, इतने हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन 7 हो गई। ज्यादा इक्वेशन बनने से घबराइए, जितनी ज्यादा इक्वेशन बनती है उतना ही ज्यादा सवाल को करने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 7 और 6 को देखो जरा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखो 6 और 7 का दोनों सेम दिख रहा है आपको, सेम है जाहिर सी बात है, ADE अपॉन DEC और ADE अपॉन DEC। लेकिन यहाँ पर ये इसके बराबर है और यहाँ पर यही चीज इसके बराबर है, मतलब ये भी इसी के बराबर और ये भी इसी के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। भाई जैसे मैं कहूँ 3 बॉयज है ABC, A की हाइट B के बराबर है और B की हाइट C के बराबर है, तो क्या C की हाइट A के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सेम चीज यहाँ पर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 6 एंड 7 हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, A अपॉन EC। ये जो हमें लास्ट प्रूफ लाना था वो प्रूफ हो गया, आपकी थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गई है। इसको BPTV कहते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं।
ठीक है, ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।